A very good morning, dear students. Welcoming you again in the BBN online classes in class 12th, economics. Today we will discuss about the second unit of macroeconomics, that is money and banking. Money and banking. It covers 6 marks in the board examination. ठीक है, अब अपन कहें कि इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मनी एंड बैंकिंग में. एक है मनी, दूसरा है बैंकिंग. Banking is further classified in 2 different categories. The first one is commercial bank, and the next one is central bank. In today's video, we will discuss about money. आज के वीडियो में अपन केवल और केवल मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि मनी क्या है, मनी की जरूरत क्यों पड़ी. तो मनी क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो अपन कहेंगे कि मनी इज व्हाट मनी डज, या फिर मनी इज दैट थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, मनी के बारे में अपन ने क्या कहा, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी का काम करे. अब यहीं पर एक दूसरी डेफिनेशन और आ जाती है. दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाती है, मनी इज दैट थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड as the medium of exchange. ये जो 2 वर्ड्स ये जो 2 डेफिनेशंस हमारे सामने लिखी है, दोनों ही मनी के फंक्शन पर फोकस डालती हैं कि मनी करती क्या है. अब मनी करती क्या है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि भाई मनी को डिराइव करने की जरूरत क्यों पड़ी. Why do we need to derive money? In the ancient time, when the people are doing transactions through barter system or through C2C system, C2C stands for commodity to commodity. Then why do we need to derive money? हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ी? तो कुछ एक limitations थी. There were a certain limitations in the barter system which we cannot fulfill or which we cannot overcome. From that system only we need a new system. हमें कुछ एक नए सिस्टम की जरूरत. अब अपन कहें कि भैया उसकी कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम की, तो वो कमियां क्या थी. सबसे पहली जो उसकी लिमिटेशन बताई जाती है वो बताई जाती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. क्या बताई जाती है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. इन चीजों को मैं यहां पर बोर्ड पर नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं नॉट टू बी एग्जामिन्ड है, लेकिन अपने डिस्कशन के लिए जरूरी है. अब अपन कहें कि पहला जो पॉइंट अपन यहां पर कहते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस होता क्या है, समझिएगा. 2 people are in the possession of the goods in which for which they want to make a transactions for satisfying their needs. ये मान लीजिएगा A है और ये B है. 2 people are in the possession of these goods. मान लेते हैं इसके पास में wheat है, इसके पास में राइस है. ठीक है. Here we have 2 people, person A and person B. Both are in the possession of those goods which they want to transact for satisfying their needs. सीधा सा मतलब है, A को राइस चाहिए, B को wheat चाहिए. तो A क्या करेगा, अपना वीट लेकर के बी के पास में जाएगा और बोलेगा भैया मुझे कुछ चावल दे दे, मेरे गेहूं ले ले. ठीक है. तो इट इज अ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी विच इन द अर्लियर स्टेज कैन बी इनकर, जो पुराने समय में हुआ करती थी. लेकिन नाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स. क्यों? बिकॉज वी हैव वाइडर चॉइसेस. देयर आर नंबर ऑफ नीड्स विच आर कॉन्टिन्यूअसली राइजिंग डे बाय डे. आज हमारी जो जरूरतें हैं वो बढ़ते हुए समय के साथ में, बदलते हुए समय के साथ में बदलती जाती हैं. तो इस तरह की जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई कर पाना ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो इसे क्या कहा जाता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. क्या कहते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस.
पहली लिमिटेशन ये रही आपकी। दूसरी लिमिटेशन आती है आपके पास में मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का सीधा सीधा मतलब, अब अगर मान लीजिए किसी से ये पूछा जाए कि भैया आपकी कार की वैल्यू कितनी है, वो क्या बोलेगा? अराउंड 5 लाख 10 लाख। एग्जैक्टली मनी में उसे मेजर किया जा सकता है, मनी में उसकी वैल्यू बताई जा सकती है। लेकिन अगर मैं उसे किसी और कमोडिटी में एक्सप्लेन करने के लिए कहूं, मैं ये कहूं कि भैया क्रेशर में बताइए, गायों में बताइए कितनी वैल्यू है, तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये कंप्यूट किया जा सकता है कि उस गाड़ी की वैल्यू किसी और कमोडिटी में कितनी हो सकती है? नहीं। तीसरी प्रॉब्लम अपने पास में आती थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अपन कहते हैं कि इन द अर्लियर सिस्टम और इन द बार्टर सिस्टम बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर जॉइंट टुगेदर। इफ आई वांट टू परचेज समथिंग एट द सेम टाइम आई हैव टू सेल समथिंग। अगर मैंने कुछ खरीदना है तो मुझे कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। अब ये जरूरी तो नहीं, इफ आई डोंट हैव एनीथिंग टू सेल देन आई कुड नॉट बी एबल टू बाय एनीथिंग। अगर मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अपन कहेंगे कि बार्टर सिस्टम में पहली प्रॉब्लम क्या रही? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड क्या रही? मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या रही? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और लास्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास में स्टोर ऑफ वैल्यूज आती है। क्या आती है? स्टोर ऑफ वैल्यूज। स्टोर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द गुड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। गुड्स को आप लॉन्ग पीरियड तक अगर स्टोर करना चाहें, आप नहीं कर सकते ना। एक बात सोचिएगा, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो घर में कमाने वाला मेड, अब जब पैसा जमा करा दिया गया तो घर की महिलाओं ने अपने पास से, अपने गुल्लक में से पता नहीं कितने सालों से जो 1000-500 के नोट इकट्ठे कर रखे थे वो निकाल करके दिए, भैया ये भी 500-1000 के नोट बदलाने हैं। अब सोचो कि अगर इनकी जगह सेव होती तो पॉसिबल था क्या कि वो अपने गुल्लक में से सेव निकाल करके देते, बोले कि भैया ये 5-7 साल पहले की सेव है, से स्टोर कर रखा था? पॉसिबल नहीं। तो फिर अपन कहेंगे क्या कि कमोडिटीज डू नॉट रिटेन देयर वैल्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड। कमोडिटीज लंबे समय तक अपनी वैल्यूज को रिटेन नहीं करती। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। मेरे साथ में फटाफट से रिवाइज करिए। पहले लिमिटेशन क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सेकंड क्या रही है आपके पास में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड मेजर ऑफ वैल्यू या फिर कॉमन वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। और लास्ट क्या बताया आपको? स्टोर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अब आज के समय में अगर ये चीज होती तो इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स। अब अपन कहेंगे सर ये फ्यूचर पेमेंट क्या होता है? जो एग्रीड पेमेंट्स होते हैं, जिन पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना है, जिनका पेमेंट आज नहीं फ्यूचर में किया जाना है, दे आर द डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, इन डेफर्ड पेमेंट्स का जो एग्रीमेंट है वो कमोडिटी वैल्यू पर कंप्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू में किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए आप सैलरी समझिएगा। जो अपन किसी आदमी को सैलरी पर डेप्यूट करते हैं, नौकरी देते हैं, तो सैलरी का जो एग्रीमेंट होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। क्या सैलरी आज ही दी जानी है या आने वाले कई सालों में दी जाएगी? आने वाले कई सालों में देंगे। तो अपन कहेंगे कि क्या उसे कमोडिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन माना जा सकता है? ना। क्यों? बिकॉज इट विल गेट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का उस पर इफेक्ट आएगा, and it is difficult to compute the inflationary effect in the commodity term. commodity term में अपन inflationary को effect को compute नहीं कर सकते। ठीक है, मनी क्या था? money is what money does। फिर यहां पर अपन कहते हैं कि money is that thing which is commonly accepted as the medium of exchange। earlier system क्या था? C2C economy। C2C economy क्या थी? commodity to commodity economy। इसी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी को क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम क्या थी? पहली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, सेकंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। दे आर आल्सो द फंक्शंस ऑफ मनी। दे आर आल्सो द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन भी यही है, यानी कि जब फंक्शंस ऑफ मनी की बात करते हैं अपन, तो फंक्शंस ऑफ मनी में क्या आएगा आपके पास में? 2M 2S। 2M स्टैंड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू।
and measure of value. S stands for store of value and standard for deferred payments. ये इसके फंक्शन भी हैं. These functions are known as primary function and these are secondary function. ये प्राइमरी फंक्शन है, वो सेकेंडरी फंक्शन. अब बात करें कि भैया ये 2M, इनके बारे में हालांकि अपने डिस्कशन में भी किया है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वेयर बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर जॉइंट. अब अपन कहें कि यहां पर फंक्शंस ऑफ मनी में क्या लिखे? विद द डेरिवेशन ऑफ मनी. नाउ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर स्प्लिट ओवर. इफ आई वांट टू परचेज समथिंग, इफ आई वांट टू बाय समथिंग, आई नीड नॉट टू सेल एनीथिंग. अब यहां पर अपन ने क्या कह दिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या हो गया कि जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज पहले एक हुआ करती थी, अब वो अलग अलग होगी. अब अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूं तो मुझे कुछ बेचने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मेरी जेब में पैसा होना चाहिए बस खाली. अगला आता है मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू में अपन क्या कहते थे? with the derivation of money, now it is easy to compute the value of commodities in the monetary term. जो कमोडिटीज हैं, जो गुड्स हैं, उनकी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में कंप्यूट करना इजी हो जाता है. स्टोर ऑफ वैल्यूज, मनी कैन रिटेन देयर वैल्यू इन लॉन्ग पीरियड. मनी अपनी वैल्यू को लॉन्ग पीरियड में रिटेन भी कर सकता है. यही कारण है कि लोग दीवारों में छुपा छुपा करके भी रख लेते हैं. अगला है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? मनी इज हेल्पफुल टू मेक एग्रीमेंट रिगार्डिंग डेफर्ड पेमेंट्स. अब बात आती है डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं? फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? फ्यूचर पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स आर नोन एज द फ्यूचर पेमेंट्स विच आर बाउंड इन एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट पे बंधे होते हैं, ऑन विच देयर विल बी एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, जिन पर इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा. तो सीधा सा अपन यहां पर क्या लिख दें? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स में अगर लिखना है देन मनी इज हेल्पफुल टू मेक स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. ठीक है, आज हमने जो अपनी बात की है यहां पर, मनी क्या है, मनी की जरूरत क्यों पड़ी और मनी के फंक्शन क्या है. ठीक है, अगले जो अपने वीडियो में बात करेंगे वो अपन बात करेंगे मनी सप्लाई की. साथ में मैं एक चीज और बता दूं, हमारे सिलेबस में हालांकि नहीं है, स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन. ठीक है, ये सारे अगर एक साथ मिल जाएं, इसको तो अपने प्राइमरी फंक्शन का, इसको अपने सेकेंडरी फंक्शन का, अगर ये चारों एक साथ मिला दिए जाएं तो ये स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी. ये क्या है? स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी. इसके अलावा एक फंक्शन और होता है डायनेमिक फंक्शन. वो क्या होता है सुन लीजिएगा. द फंक्शन ऑफ मनी विच रेगुलेट्स द पेस ऑफ द इकोनॉमी. जो इकोनॉमी की गति को नियंत्रित करता हो. गतियां दो होती हैं, या तो आपके पास में रिसेशन आएगा, या फिर आपके पास में इन्फ्लेशन होगा, या तो मार्केट बहुत ऊंचा जाएगा या मार्केट में स्लो डाउन आएगा. ठीक है, तो अपन कहें कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो, मार्केट में डिफ्लेशन हो, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए मनी का जो फंक्शन काम में आएगा उसे डायनेमिक फंक्शन कहते हैं. ये नॉलेज के लिए अपन ध्यान में रखते हैं. यहां पर हमारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे. अगले वीडियो में मिलेंगे मनी सप्लाई के साथ. थैंक यू.